पल के मूंदे मैं आराम की मुद्रा में लेटी थी, तभी निधि की आवाज़ कानों में गूंजी। माँ, विनीत जी आए हैं। उसका यह विनीत जी संबोधन मुझे चौंका गया। मैं भीतर तक हिल गई, परंतु मैंने अपने दिल के भाव को चेहरे पर प्रकट नहीं होने दिया। सहज भाव से निधि की तरफ देखकर कहा कि ड्राइंग रूम में बिठाओ, अभी आ रही हूँ। उसके जाने के बाद मैं गहरी चिंता में डूब गई कि कहाँ गलती हो गई मुझसे। ये विनीत अंकल से विनीत जी के बीच का अंतराल अपने भीतर कितना कुछ रहस्य समेटे हुए हैं। व्यग्र हो उठी थी मैं। सच में जवान बेटी की माँ होना भी कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। जरा सा ध्यान ना दीजिए तो बीच चौराहे पर इज्जत नीलाम होते देर नहीं लगती। मुझे धैर्य से काम लेना होगा। शीघ्रता अच्छी नहीं। शुरू से ही मैं ये समझती आई हूँ कि बच्चे अपनी माँ की सुघड़ता और फुहड़ता का जीता जागता प्रमाण होते हैं। फिर मैं तो शुरू से ही इस बारे में बहुत सजग सतर्क रही हूँ। मैंने राजीव और निधि के व्यक्तित्व की कमी को दूर कर बड़े सलीके से संवारा है। तभी तो सभी मुक्त कंठ से मेरे बच्चों को सराहते हैं, साथ में मुझे भी। परंतु फिर यह निधि नहीं, इसमें निधि का भी कोई दोष नहीं। उम्र ही ऐसी है उसकी। नहीं, मैं अपने आंगन के सुंदर सुकोमल बेल को एक बूढ़े जर्जर जीर्णशील दरख्त का सहारा ले असमय मुरझाने नहीं दूंगी। अब तक मैंने अपने बच्चों के लिए जो करती आई हूँ वह तो लगभग अपनी क्षमता और लगन के अनुसार सभी माएँ करती हैं। मेरी परख तो तब होगी जब मैं इस अग्नि परीक्षा में खरी उतरूंगी। मुझे इस काम में किसी का सहारा नहीं लेना है, ना मायके का और ना ससुराल का। मुंह से निकली बात पराई होते देर ही कितनी लगती है। हवा में उड़ती है ऐसी बातें। नहीं, किसी पर यकीन नहीं करना है मुझे। सिर्फ अपने स्तर पर लड़नी है ये लड़ाई। बाहर के कमरे में निधि और विनीत की सम्मिलित हंसी की गूंज मुझे चौंका गई। मैं धीरे से उठकर बाहर के कमरे की तरफ चल पड़ी। नमस्ते भाभी जी, विनीत मुस्कुराए। नमस्ते नमस्ते। मेरे चेहरे पर सहज मीठी मुस्कान थी, परंतु अंतर में ज्वालामुखी धधक रहा था। कैसी तबीयत है आपकी? उन्होंने कहा। अब ठीक हूँ भाई साहब, बस आप लोगों की मेहरबानी से उठ खड़ी हुई हूँ, कहकर मैंने निधि को चाय बना लाने के लिए कहा। मेहरबानी कैसी भाभी जी, आप जल्दी ठीक ना होती तो अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाता मैं। मुझे वितृष्णा हो रही थी इस दो मुँहे सांप से। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें विदा किया। मन की उदासी जब वातावरण को बोझिल बनाने लगी, तब मैं उठकर धीमे कदमों से बाहर बरामदे में आ बैठी। कुछ खराब स्वास्थ्य और कुछ इनका दूर होना मुझे बेचैन कर जाता था, विशेषकर शाम के समय। ऊपर से इस नई चिंता ने तो मुझे जीते जी अधमरा कर दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि इनके जाने के बाद मैं कई तरह की समस्याओं से घिर जाऊंगी। उस समय तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, जब इनके लिए लंदन के एक विश्वविद्यालय में उनकी कृषि से संबंधित विशेष शोध और विशेष योग्यताओं को देखते हुए अपने यहाँ के छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए 1 साल के लिए आमंत्रित किया था। ये जाने के विषय में तत्काल निर्णय नहीं ले पाए थे। 1 साल का वक्त कुछ कम नहीं होता। फिर मैं और निधि यहाँ अकेली पड़ जाएंगी, इसकी भी टेंशन इन्हें थी। राजीव का अभियांत्रिक में 4था साल था। वो हॉस्टल में था। ससुराल और मायका दोनों इतनी दूर थे कि हमेशा किसी की देख रेख संभव नहीं थी। तब मैंने ही इन्हें पूरी तरह आश्वस्त कर जाने को प्रेरित किया था। ये चिंतित थे, कैसे संभाल पाओगी तुम यह सब अकेले इतने दिन? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैं बोली थी। विश्वास तो पूरा है सुषमा। मैं जानता हूँ कि तुम घर के लिए पूरी तरह समर्पित पत्नी, माँ और सफल शिक्षिका हो, कर्मठ हो, बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी सब हो जाएगा। इतना अच्छा मौका आप हाथ से मत जाने दीजिए। बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा सोने जैसा अवसर। आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं गांव से पहली बार शहर आई हूँ। मैंने हंसते हुए कहा था। तुम जानती हो सुषमा, तुम
वह बच्चे मेरी कमज़ोरी हो। ये भावुक हो उठे थे। मेरे लिए 1 साल तुम सबके बिना काटना किसी सज़ा जैसा ही होगा। फिर इन्होंने मुझे अपने से चिपका लिया था। इनके सीने से लगी मैं भी 1 साल की दूरी की कल्पना से थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठी थी, परंतु फिर बरबस ही अपने ऊपर काबू पा लिया था कि यदि मैं ही कमज़ोर पड़ गई तो ये जाने से साफ इनकार कर देंगे। नहीं नहीं, पति के उज्जवल भविष्य व नाम के लिए मुझे स्वयं को दृढ़ करना होगा। यह सोच मैंने भर आई आंखों के आंसुओं को अंदर ही सोख लिया और मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखकर कहा, 1 साल होता ही कितना है, चुटकियों में बीत जाएगा। फिर ये भी तो सोचिए कि यह 1 साल आपके भविष्य को एक नई दिशा देगा और फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। पर यह कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, इन्होंने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए कहा था। वैसे इनका विचलित होना स्वाभाविक ही था। जहाँ इनके दोस्त विश्वविद्यालय के बाद का समय राजनीति और बैठकबाजी में बिताते थे, वहीं ये काम के बाद का अधिकांश समय घर में परिवार के साथ बिताते थे। जहाँ भी जाना होता हम दोनों साथ ही जाते थे। आखिरकार सोच समझकर ये जाने की तैयारी में लग गए थे। सभी दोस्तों परिचितों ने भी इन्हें आश्वस्त कर जाने को प्रेरित किया था। इनके जाने के बाद मैं और निधि अकेली रह गई थी। इनके जाने से घर में अजीब सा सूनापन घिराया था। मैं अपने स्कूल चली जाती और निधि अपने कॉलेज। निधि का इस साल बीकॉम का आखिरी वर्ष था। जब कभी उसकी सहेलियां आती तो घर की उदासी उनकी खिलखिलाहटों से कुछ देर को दूर हो जाती थी। समय जैसे तैसे कट रहा था। इधर निधि कुछ अनमनी सी रहने लगी थी। पापा की दूरी उसे कुछ ज़्यादा ही खल रही थी। हाँ, इसी बीच इनके दोस्त कभी अकेले कभी परिवार सहित आकर हालचाल पूछ लिया करते थे। मेरे सहयोगी शिक्षिकाएं भी बहुधा आती रहती, विशेषकर इनके दोस्त विनीत जी और मेरी सहेली रमा। विनीत इनके अच्छे दोस्तों में से थे। इनके विभाग में ही रीडर थे एवं अभी तक कुंवारे ही थे। बड़ा मिलनसार स्वभाव था और बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व। आते तो घंटों बातें करते। निधि भी उनसे काफ़ी हिल मिल गई थी। रमा मेरी सहयोगी प्राध्यापिका और अच्छी दोस्त थी। हम दोनों के विचारों में अद्भुत साम्य अतरंगता स्थापित करने में सहायक हुआ था। मन की बातें उलझने दुख सुख आपस में बताकर हम हल्की हो लेती थी। उसके पति डॉक्टर थे तथा 2 बच्चे थे, आरव और रिया। आरव का इसी साल पीसीएस में चुनाव हुआ था। साल की समाप्ति के बाद राजीव भी आ गया था। उसके आने से घर की रौनक जाग उठी थी। दोनों भाई बहन नित नए नए प्रोग्राम बनाते और मुझे भी उनका साथ देना ही पड़ता। दोनों के दोस्तों और सहेलियों से घर भर उठता। बच्चों के बीच में मैं भी हंस बोल लेती, पर मन का कोई कोना खाली खाली उदास रहता। इनकी यादों की कसक टीस देती रहती थी। वैसे भी उम्र के इस तीसरे पहर में साथी की दूरी कुछ ज़्यादा ही तकलीफदेह होती है। पति पत्नी एक दूसरे की आदत में शामिल हो जाते हैं। इनके लंबी लंबी चिट्ठियाँ आती, वहाँ कैसे रहते हैं क्या करते हैं सारी बातें लिखी रहती। जिस दिन चिट्ठी मिलती मैं और निधि बार बार पढ़ते। कई दिन तक मन तरोताज़ा खुश रहता। फिर दूसरी चिट्ठी का इंतज़ार शुरू हो जाता। एक दिन स्कूल में क्लास लेते समय एकाएक जोर का चक्कर आ जाने से मैं गिर पड़ी। विद्यार्थियों तथा मेरी अन्य सहयोगियों ने मिलकर मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने हाई ब्लड प्रेशर बतलाया और कम से कम 20 दिन आराम करने की सलाह दी। इस बीच निधि बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। घर, अपना स्कूल और फिर मुझे तीनों को संभालना उस अकेली के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब विनीत जी और रमा ने काफ़ी सहारा दिया। मेरी तो तबीयत खराब थी, इसलिए जो भी आता उसकी निधि से ही बातें होती। हाँ, रमा आती तो स्कूल के समाचार मिलते रहते। विनीत जी भी मुझसे हाल पूछ निधि से ही अधिकतर बातें करते रहते। इधर विनीत जी और निधि में काफ़ी पटने लगी थी। आश्चर्य तब होता जब मेरे सामने आते ही दोनों असहज होने लगते। बस इसी बात ने मुझे सतर्क किया।
विनीत जी और निधि बाप बेटी सा अंतर, इनसे बस 4-5 साल ही छोटे होंगे वे। कनपट्टियों पर से सफेद होते बाल, इकहरा शरीर, चुस्त दुरुस्त पोशाक और बातें करने का अपना एक विशिष्ट आकर्षक अंदाज, सब मिलाकर मर्दाना खूबसूरती का प्रतीक। मुझे आश्चर्य होता कि मेरा हाल पूछने आए विनीत मेरा हाल पूछना भूल खड़े खड़े ही निधि को आवाज लगाते कि निधि आओ, तुम्हें बाहर घुमा लाऊं, बोर हो रही होगी। और निधि भी अभी आई कहकर झट अपनी सुंदर ड्रेस पहन सैंडल खटखटाती बाहर निकल जाती। निधि तो खैर अभी कच्ची उम्र की नासमझ लड़की थी, पर इस अपरिपक्व प्रौढ़ की बेशर्मी देख मैं हैरान थी। सोचती क्या दैहिक भूख इतनी प्रबल हो उठी है कि सारे समीकरण, सारी परिभाषाएं इस तृष्णा के बीच अपनी पहचान खो बोनी हो जाती है। नैतिकता अतृप्ति की अंधी अंतहीन गलियों में कहीं गुम हो जाती है। शायद हाँ, तभी तो जिस वर्जित फल का विनीत अपनी जवानी के दिनों में रसास्वादन न कर सके थे, इस पकी उम्र में उसके लालच से स्वयं को बचा पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वैसे भी बुढ़ापे में अगर मन विचलित हो जाए तो उस पर नियंत्रण करना कठिन ही होता है। तिस पर सुकोमल, कमनीय, सुंदर निधि दिग्भ्रमित हो उठे थे विनीत जी। वे आए दिन उसके लिए गिफ्ट लाने लगे थे, कभी सलवार कमीज, तो कभी टॉप और स्कर्ट, तो कभी नाइटी। निधि भी उनसे सहर्ष ग्रहण कर लेती थी। मैंने 2-4 बार विनीत जी से कहा था, भाई साहब आप इसकी आदत खराब कर रहे हैं, कितनी सारी ड्रेसेस तो है इसके पास। क्यों, क्या मैं इसको कुछ नहीं दे सकता? इतना अधिकार भी नहीं है मुझे, बहुत स्नेह है मुझे इससे, कहकर वे प्यार भरी नजरों से निधि की तरफ देखते। उस नजर में किसी बुजुर्ग का निश्चल स्नेह नहीं झलकता था, बल्कि किसी आतुर प्रेमी की वासनामय काक दृष्टि थी। मुझे लगता कि कपटी पुरुष स्नेह का मुखौटा लगा निधि की इस नादानी और भोलेपन का फायदा उठा उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। मेरे सामने यह परेशानी एक चुनौती के रूप में सामने आ खड़ी थी। इनके वापस आने में 6 महीने बाकी थे। राजीव का यह आखिरी वर्ष था। उससे कुछ कहना भी सही नहीं था। सवालों और संदेहों के चक्रव्यूह में उलझी मैं इस समस्या के घेरे से निकलने के लिए बुरी तरह से हाथ पैर मार रही थी। तभी निराशा के गहन अंधकार में दीपशिखा की ज्योति से चमके थे रमा के ये शब्द, सुषमा, निधि को तुम मुझे सौंप दे। आरव के लिए तुझे लड़का ढूंढना नहीं पड़ेगा और मुझे सुघड़ बहू। सोच ले, ये लड़की तेरी खटिया खड़ी कर देगी, फिर बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। वो तू मुझ पर छोड़ दे। और फिर हम दोनों खुलकर हंस पड़ी। रमा के कहे इन शब्दों ने मुझे डूबते को तिनके का सहारा दिया। मैंने तुरंत उसे फोन किया, रमा आज तू सपरिवार मेरे घर खाने पर आ जा। आरव और रिया से मिले भी बहुत दिन हो गए, रात का खाना साथ ही खाएंगे। क्यों, एकाएक तुझे ज्यादा शक्ति आ गई है क्या? कहते तो 10-20 लोगों को और अपने साथ ले आऊं, उसने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, आज मन बहुत उब रहा था, सोचा घर में थोड़ी रौनक हो जाए। अच्छा जी, तो अब हम नौटंकी के कलाकार हो गए। ठीक है भाई, आ जाएंगे सरकार का मनोरंजन करने। मन मस्तिष्क पर छाया तनाव का कोहरा काफी हद तक छट चुका था और मैं नए उत्साह से शाम की तैयारी में जुट गई। मालती को निर्देश दे मैंने कई चीजें बनवा ली थी। निधि ने सारी तैयारियां देखकर कहा था, माँ क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं और ये इतना सारा खाना क्यों बन रहा है? बस यूं ही, अब तबीयत एकदम ठीक है और शाम को रमा, आरव, रिया और डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, खाना यहीं खाएंगे। आरव जॉब मिलने के बाद से पहली बार घर आया है ना, मैंने सोचा एक बार तो खाने पर बुलाना ही चाहिए। तू भी घर पर ही रहना, मैंने कहा। पर माँ, मेरा तो विनीत जी के साथ पिक्चर देखने का प्रोग्राम था। देख बेटी, पिक्चर तो कल भी देखी जा सकती है, आंटी सबके साथ आ रही हैं,
मेरे सिवाय एक तू ही तो है घर में, तू भी चली जाएगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। ऐसा कर, तू विनीत अंकल को फोन करके बता दे कि तू नहीं जा पाएगी। मैंने अंदर की चिढ़ को दबाते हुए प्यार से कहा। ठीक है माँ, निधि ने अनमने ढंग से कहा। शाम को रमा, डॉक्टर साहब, आरव, रिया सभी आ गए। हंसमुख स्वभाव के डॉक्टर साहब ने आते ही कहा, बीमारी से उठने के बाद तो आप और भी तरोताज़ा व खूबसूरत लग रही हैं सुषमा जी। क्यों मेरी सहेली पर नियत खराब करते हो इस बुढ़ापे में? रमा ने पति को चिढ़ाया। लो, सारी जवानी तो तुमने दाएं बाएं देखने नहीं दिया, अब इस बुढ़ापे में तो बख्श दो। उनकी इस बात पर जोर का ठहाका लगा। निधि ने भी बड़ी तत्परता और उत्साह से उन सबका स्वागत किया। चाय नाश्ते के बाद वह आरव और रिया से बातें करने लगी। मैंने आरव की ओर नजर घुमाई। ऊंचा लंबा आरव, चेहरे पर शालीन मुस्कुराहट, अभिमान का नामो निशान नहीं, हंसमुख मिलनसार स्वभाव। सच, निधि के साथ कितनी सटीक जोड़ी रहेगी। मैं सोचने लगी कि डॉक्टर साहब और रमा के साथ बातें करते हुए भी मेरे मन का चोर आरव और निधि की गतिविधियों पर नजर जमाए बैठा रहा। मैंने आरव की आंखों में निधि के लिए प्रशंसा के भाव तैरते देख लिए। मन थोड़ा आश्वस्त हुआ, परंतु अभी निधि की प्रतिक्रिया देखनी बाकी थी। बातों के बीच में ही निधि ने कुशलता से खाना टेबल पर लगा दिया। डॉक्टर साहब और रमा तो निधि के सलीके से परिचित थे ही। निधि के मोहक रूप और दक्षता ने आरव पर भी काफी प्रभाव डाला। खुशगवार माहौल में खाना खत्म हुआ तो आरव ने कहा, आंटी आपसे मिले और आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाए बहुत दिन हो गए थे। आज की ये शाम बहुत दिनों तक याद रहेगी। जाते समय आरव की मुग्ध नजरें निधि पर टिकी रही और निधि हंसती बोलती भी बीच बीच में कुछ सोचने सी लगी, मानो बड़ी असमंजस में हो। चलते चलते डॉक्टर साहब ने रमा को छेड़ा, मैडम आप सिर्फ खाना ही जानती हैं या खिलाना भी? रमा ने उन्हें प्यार भरी आंखों से घूरा और झट से मुझे और निधि को दूसरे दिन रात के खाने का न्योता दे डाला। मेरे लिए तो यह मुंह मांगी मुराद थी। आरव और निधि को पास लाने के लिए दूसरे दिन जब विनीत जी आए तो निधि ने कुछ ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। पिक्चर के लिए जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा, आज रमा आंटी के यहाँ जाना है माँ के साथ, इसीलिए उसने बात अधूरी छोड़ दी। वे थोड़ी देर बैठने के बाद चले गए। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि कुदरत शायद स्वयं निधि को समझा रही है और यही मैं चाहती थी। दूसरे दिन शाम को रमा के यहाँ जाने के लिए तैयार होने से पहले ही मैंने निधि से कहा, निधि आज तू पिंक साड़ी पहन ले। कौन सी? वो शिफॉन की जरी किनारे वाली? हाँ हाँ वही। इस साड़ी के लिए हमेशा नानुकुर करने वाली निधि ने आज चुपचाप वही साड़ी पहन ली। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। पिंक साड़ी में सुंदर निधि का रूप और भी निखर आया। न चाहते हुए भी एक बार फिर मेरी नजर उसके ऊपर चली गई। अपलक ठगी सी कुछ क्षण तक मैं अपनी मोहक सुंदर बेटी का अप्रतिम, अनुपम, निर्दोष और मासूम सौंदर्य देखती रह गई। चलिए ना माँ, क्या सोचने लगी? निधि ने ही उबारा था इस स्थिति से मुझे। रमा के घर पहुँचते पहुँचते हल्की शाम घिर आई थी। डॉक्टर साहब, रमा और आरव सभी लॉन में ही बैठे थे। रिया शायद अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। हम दोनों जब उनके पास पहुँचे तो सभी की नजरें कुछ पल को निधि पर स्थिर हो गई। मैंने आरव की ओर देखा तो पाया कि यंत्र वृद्ध सी सम्मोहित उसकी आंखें पलक झपकाना भूल निधि को एकटक निहारे जा रही थी। अरे भाई, इन्हें बिठाओगे भी तुम लोग की खड़े खड़े ही विदा कर देने का इरादा है? डॉक्टर साहब ने सम्मोहन भंग किया। अरे हाँ हाँ बैठो सुषमा, रमा ने कहा और फिर हाथ पकड़ अपने पास ही निधि को बिठाते हुए मुझसे बोली, सुषमा आज मेरी नज़र निधि को जरूर लगेगी, बहुत ही प्यारी लग रही है। मेरी भी, डॉक्टर साहब ने जोड़ा।
निधि शर्मा उठी। अंकल क्यों मेरी खिंचाई कर रहे हैं? इसीलिए कि तू और लंबी हो जाए, उन्होंने पट से कहा और जोर से हंस पड़े। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद रमा चाय बनाने उठी थी, पर निधि ने तुरंत उन्हें बिठा दिया। चाय मैं बनाती हूँ आंटी, आप लोग बातें कीजिए। हाँ हाँ, मैं भी यही चाह रहा था बेटी। इनके हाथ का काढ़ा पीने से बेहतर है कि ठंडा पानी पीकर ही संतोष कर लिया जाए। डॉक्टर साहब ने रमा को तिरछी नजर से देखकर कहा तो हम सभी हंस पड़े। निधि उठी तो आरव ने तुरंत कहा, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। दोनों को साथ साथ जाते देख डॉक्टर साहब बोले, वाह कितनी सुंदर जोड़ी है। सच, रमा ने समर्थन किया। फिर मुझसे बोली, सुषमा, निधि मुझे और इन्हें बेहद पसंद है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आरव भी उसे पसंद करता है, क्योंकि अभी तक तो शादी के नाम पर 100 बहाने करता था, परंतु कल जब मैंने निधि के लिए पूछा तो मुस्कुरा कर रह गया। अब अच्छी जॉब में भी तो आ गया है, मुझे उसकी शादी करनी है। सुषमा अगर कहे तो अभी मंगनी कर देते हैं, शादी भाई साहब के आने पर कर देंगे। वैसे तू निधि से पूछ ले। खुशी के अतिरेक से मेरी आंखें भर आई। रमा ने मुझे किस मनोस्थिति से उबरा था, इसका रंच मात्र भी आभास नहीं था। भरे गले से मैं उससे बोली, मेरी बेटी को इतना अच्छा वर मिलेगा रमा, मैं नहीं जानती थी। उससे क्या पूछूं? आरव जैसा लड़का, ऐसे सास ससुर और इतना अच्छा घर परिवार, सच मुझे तो घर बैठे ही हीरा मिल गया। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस बुद्धू आरव के हिस्से में ऐसा चांद का टुकड़ा आएगा, रमा बोली थी। और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी हसीन समधिन मिलेगी, डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा। तो हम सब एक बार फिर से हंस पड़े। तभी एकाएक चौंक पड़े थे डॉक्टर साहब। अरे भाई, ये कबूतरों की जोड़ी चाय की पत्ती उगा रही है क्या अंदर? तब मैं और रमा किचन की तरफ चली, पर दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक जाना पड़ा। रमा ने मेरा हाथ धीरे से दबाकर अंदर की ओर इशारा किया तो मैंने देखा अंदर गैस पर रखी हुई चाय उबल उबल कर गिर रही थी और सामने आरव और निधि का हाथ थामे हुए धीमे स्वर में कुछ कह रहा था। निधि की बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें शर्म से झुकी हुई थी और उसके पतले गुलाबी होठों पर मीठी प्यारी सी मुस्कान थी। मैं और रमा धीमे कदमों से बाहर चली आई। उफनती नदी का चंचल बहाव कुदरत ने सही दिशा की ओर मोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।